सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली एक और वीडियो, माल्टा वर्क परमिट में जो इमिग्रेशन होती है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताया था कि स्टूडेंट से इमिग्रेशन में क्या क्या पूछते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वीडियो जाकर देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट से क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को माल्टा के जो वर्क परमिट पर आते हैं लोग, उसके बारे में बताऊंगा कि उन लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैंने ट्राई किया था। एक्चुअली जो हमारे रूममेट है वो अभी रिसेंटली आई है यहाँ पे, उसको मैंने बोला कि आप वीडियो में आओ, आप लोग बताओ, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से बताओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि देखो यार, लड़की की प्राइवेसी है तो हम ख़राब नहीं करेंगे। बट मैंने उनसे जो क्वेश्चन थे जो इमिग्रेशन में पूछे गए थे वो सब मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। और हरीश भाई के साथ अपनी एक कोलैब वीडियो आई है अभी रिसेंटली, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर चेक करना, क्योंकि भाई के साथ मैंने जो डिस्कस की है, हमने जो इमिग्रेशन या फ़्लाइट या माल्टा के बारे में जो कुछ डिस्कस किया है वो आप लोग जाकर देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, जाकर हरीश भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हर एक को। जो भी लोग अभी माल्टा आना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है वो न्यूज़ जो अभी रिसेंटली माल्टा की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से आती है। तो अभी मैं आप लोगों को इमिग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि वर्क परमिट में इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, इंडिया का हिसाब कुछ ऐसा है, इंडिया वाले कुछ ज़्यादा नहीं पूछते हैं। उन्होंने जो जिनका एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि सेम यही क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछे जाएंगे, बट मैं किसी का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो उनसे ये पूछा गया था, वाई यू चूज दिस कंट्री, कि आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की। ये आप लोग अपने तरीके से बता सकते हो कि वाई आई चूज़ माल्टा, तो आप अपने हिसाब से बता देना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उनसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो देयर, कि आपका जो पर्पस है वो क्या है माल्टा में जाने का। ये आपको पता ही है कि वर्क परमिट पे आप जा रहे हो, जॉब का मेरा पर्पस है, बस यही आप लोगों को बताना है। ये इंडिया की इमिग्रेशन थी, दो ही क्वेश्चन बता रहे हैं कि मुझसे पूछे गए थे। बट माल्टा में सेम सिचुएशन मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी मैंने वीडियो में, कि माल्टा के जो वर्क परमिट पर आते हैं उनकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे, कि देखो, जब भी आप माल्टा में एंटर होते हो ना, आप लोग ये चीज़ नोटिस करोगे कि इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, इन लोगों को साइड में बिठा दिया जाता है, बाकी सबको भेज दिया जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं आप लोगों को इससे बता रहा हूँ। आप लोग जब वर्क परमिट पे आओगे यहाँ पे, आप लोगों को भी साइड में बिठाया जाएगा। उसमें ये मत सोचना कि इन्होंने हमें क्यों बिठाया है, मतलब हमें वापस तो ना भेज दें या ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली ये चीज़ें हम लोगों ने खुद कर रखी हैं, क्योंकि हमारी जो इंडिया, पाकिस्तान, जो एशियन मोस्टली एशियन कंट्री होती हैं, वो असेसमेंट लेवल 3 पे हैं। अब असेसमेंट लेवल 3 मैं आप लोगों को अभी किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट ये लगा लो कि अगर किसी कंट्री को प्रायोरिटी देनी है तो उसमें ए आएगी, किसी को कम प्रायोरिटी देनी है तो उसमें बी आएंगी, और जिसको कम प्रायोरिटी देनी है उसको बोलते हैं हम लेवल सी। और उसी लेवल में हम लोग आ रहे हैं अभी। माल्टा की जो लिस्ट होती है, हर कंट्री की होती है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर एक की एक लिस्ट होती है, उसके असेसमेंट लेवल सी में है हम लोग अभी। मोस्टली एशिया की जो कंट्री है वो असेसमेंट लेवल 3 में ही आती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है। उसके बाद फिर भी चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ कि वहाँ जाकर उनसे क्या क्या पूछा गया था। ठीक है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या क्या कैरी करने हैं। डॉक्यूमेंट में देखो, जब भी आपका वर्क परमिट माल्टा से आए, आप लोगों को उसकी एक स्कैन कॉपी निकाल कर अपने पास रखनी है। ठीक है। सेकंड, आपका इंश्योरेंस आप लोगों को रखना है, जो आपको 120 दिन का या 90 दिन का, आप जितने का दिन का कराते हो वो आप लोग करा लो। अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो आप लोग दोबारा कराओ। ठीक है। क्योंकि जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो मैंडेटरी होता है फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी आप लोगों के होंगे वो सब आपके होने चाहिए। पीसीसी आप लेके आ सकते हो तो बेटर है। अगर आप नहीं लेके आ सकते, नहीं आपको लेके आनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीसीसी मेरे से भी नहीं पूछी गई थी, ना ही शायद उनसे पूछी गई होगी, बट मोस्टली केसों में नहीं पूछते, कोई पीसीसी वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है। वो सिर्फ एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें पीसीसी दें, और ये एक्चुअल में बात है, माल्टा में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी ऐसी मैंने पोस्ट देखी हैं जहाँ पर पीसीसी की ज़रूरत होती है, बट वो इंडिया से ना बनी हो। वो एक्चुअली ऐसा है कि आप जो इंडिया से डॉक्यूमेंट लेके आओगे ना पीसीसी वाला, वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ से वो डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा। ठीक है। तो पीसीसी आप मत लेके आओ, मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगा। आप बिना बात के खर्चा कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है। सेकंड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर मान लो आपके पास
ग्रेजुएशन या मास्टर्स के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आपके पास वो हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपोस्टाइल करा के लेके आओ, क्योंकि अपोस्टाइल से आपकी एक इंटरनेशनल वैल्यू बनती है। तो अपोस्टाइल आप करा लेना। अगर आप नहीं कराना चाहते, देखो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि करा लो, क्योंकि हम भी करा के आए भाई, क्या पता किस बात में मना कर दे, उनका भरोसा भी नहीं है मुझे 1% भी। ठीक है, ठीक है। बाकी यार सॉरी, थोड़ा बहुत ना दिमाग खराब रहता है मेरा इनको देखकर, क्योंकि ये आधे दिमाग वाले काम वो कर रहे हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आते इन लोगों के। ठीक है, चलो छोड़ो फिर भी। तो इनसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे जब ये इमिग्रेशन में आई थी, तो व्हाट्स योर पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट उनसे पूछा गया था, उनसे मांगा गया था उनका पासपोर्ट, और उसका नंबर पूछा गया था। ठीक है, वो लोग आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, और साथ में आपसे एक और डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो आईडी माल्टा का पेपर। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास, मतलब ये तो हाथ में ही होने चाहिए आपके, ये तो मतलब मांग ही लेते हैं वो लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, व्हाट्स योर कंपनी नेम, कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। आप लोगों को नॉर्मल सी बात है यार, जिस कंपनी में जा रहे हो उसका नाम तो पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद उनसे एम्प्लॉयर का नाम पूछा गया था कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है। बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया इनसे, गिव मी योर एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर। आपके जो एम्प्लॉयर हैं उनका हमें कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, वो आप लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से कंफर्म करते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो भी लोग माल्टा में आ रहे हो आपके पास आपके एम्प्लॉयर का नंबर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉयर अप्रूवल देता है वहाँ से कि हाँ मैंने इनको जो वर्क परमिट है वो दिया था, मैंने इनको बुलाया यहाँ पे, अगर वहाँ से वो यस करते हैं तो आप लोग माल्टा में एंटर कर सकते हो। अगर उन्होंने मना किया कि नहीं मैंने इनको नहीं बुलाया, ना ही मुझे इनकी ज़रूरत है, तो वो आप लोगों को डिपोर्ट करके वापस इंडिया भेज देंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप अपनी फ़्लाइट कराओ, आप अपनी फ़्लाइट का जो PDF होता है वो अपने जो एम्प्लॉयर है उनको भेज दीजिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि आप इस दिन आ रहे हो। सेकंड, आप लोग जिस दिन आओगे, मतलब माल्टा के लिए फ़्लाइट लोगे, उससे एक दिन पहले उनको रिमाइंडर डाल देना कि हम कल फ़्लाइट में आ रहे हैं माल्टा में। ओके, तो ये है एम्प्लॉयर का नाम और नंबर, दोनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा, शो मी योर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। जो आपके क्वालिफिकेशन होती है, जैसे मैंने बोला था ना कि 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होते हैं, वो सर्टिफिकेट इनसे मांगे गए थे, वो भी इन्होंने दिखाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, व्हाट्स योर पोस्ट इन द कंपनी। तो आप लोगों को आपकी जो पोस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्या पोस्ट है। ये सब कुछ, ये कुछ 5-6 क्वेश्चन बनते हैं आई थिंक, यही सब वो लोग पूछ लेते हैं। देखो मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं भी वहीं बैठा हुआ था और वर्क परमिट वाले भी वहीं बैठे हुए थे। तो हुआ ये था कि पहले वो लोग वर्क परमिट वालों को निकाल रहे थे, उनसे मतलब कुछ नहीं पूछ रहे थे वो लोग, सिर्फ उनसे नंबर लिया था उनके एम्प्लॉयर का, उन एम्प्लॉयर्स को फ़ोन किया गया था, उन एम्प्लॉयर ने अप्रूवल दी होगी तभी मतलब वो एंटर कर पाए हैं। तो उनसे आई थिंक कुछ नहीं पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे आगे ही सारा काम हो रहा था भाई, तो मेरे को पता था उस चीज़ का। बाकी इनसे पूछा गया था, देखो पूछ वो किसी से भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, कुछ पूछ नहीं रहे थे वो, बस सिर्फ आपका एक जो नंबर होता है आप देते हो उनको, उसके ऊपर फ़ोन कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि हाँ ये बंदा है ऐसे ऐसे है, तो वो यस करते थे तो आप जा सकते थे बाहर। और मोस्टली जब मेरे केस में आया था मैं, तो मोस्टली लोग नेपाली थे। आई थिंक कुछ 6-7 लड़कियां थी और कुछ 11-12 कुछ लड़के थे, कुछ ऐसे 20-25 बंदे थे हम टोटल मिलाकर। कोई ज़्यादा इशू भी नहीं था इमिग्रेशन का। ठीक है, तो वर्क परमिट पे अगर आप आ रहे हो तो आप जॉब के लिए आ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास वीज़ा है, आप लोग कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इमिग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा बोलना आना चाहिए, आपको थोड़ी इंग्लिश उनकी समझ आनी, क्योंकि इनके जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हो सके तो 1-2 बार है ना, मतलब करके देख लेना अगर आप ट्राई करना चाहते हो। माल्टीज एक्सेंट में जो इंग्लिश इनकी बोलते हैं लोग, उसमें थोड़ा सा इनको समझने की ट्राई करना, यूट्यूब वगैरह से कोई वीडियो वगैरह देखना कि कैसे बोलते हैं लोग, या इनकी जो लैंग्वेज है आप लोगों को समझ आती भी है या नहीं आती। वैसे मोस्टली केस में आ जाती है, मेरे केस में हो जाता है कभी कभी मेरे से भी कि मेरे को समझ नहीं आती, तो मैं उनसे दोबारा पूछ लेता हूँ, मुझे बता देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही पोलाइट पर्सन है। अब तक जितने लोग भी मिले हैं सब मतलब थोड़ा सा ये है कि हाँ ठीक है काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब कुछ है, बाकी आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप वर्क परमिट लेके आ रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आना, और आपका वीज़ा तो आपके पास है ही। बाकी आप लोगों को डरने वाली कोई भी बात नहीं है, आप आराम से आओ, घूमो फिरो, कुछ दिन घूमो फिरो। बाकी आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कैसे माल्टा में सरवाइव करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ आ तो गए हैं, देखो सपना तो लेके आए हैं कि हाँ कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, बट उसके लिए जो मेहनत लगती है ना भाई, वो मतलब एक अलग लेवल की होती है। इंडिया में तो चलो मज़े थे, खाया पिया नहाए सोए, जो मन में था वो किया, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। मेरे को मतलब आई थिंक मुझे 20 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए,
अभी तक भी मैं अगर दिन में अगर आपको बताऊं, मैं सोने का शौकीन बहुत ज़्यादा था क्योंकि रात को मेरे को नींद नहीं आती थी। अब ऐसा सीन हो रहा है कि ना रात को नींद आती है ना दिन में चैन है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा सीन हो रहा है कि मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ भाई, 24 में से 4 घंटे। भाई इमेजिन करो आप लोग, 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे आप सो, 20 घंटे आप कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, कभी कुछ काम करो कभी कुछ काम करो, तो आप लोग सिचुएशन समझ सकते हो। उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होके आना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को लेकर। वर्क परमिट की फिर भी ठीक है, चलो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या दिक्कत आती है स्टूडेंट वीज़ा में। वर्क परमिट का थोड़ा सा क्लैरिफाई है कि हाँ हमारे पास जॉब है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को जरूर बताऊंगा बाकी सब माल्टा के बारे में, सब कुछ बताऊंगा आपके, कैसी यहाँ की लाइफ है, कैसे यहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह के लोग आपको यहाँ मिल सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।